प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है शक रुद्रदामन। शक कौन थे? जैसा कि आपको विदित है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा है वो पीरियड राजनीतिक रूप से बड़े साम्राज्य, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य और उससे पहले मगध साम्राज्य की स्थिति थी वैसा नहीं था। अब चूंकि छोटे छोटे राज्य थे, मौर्य साम्राज्य के बाद राजनीतिक स्थिति परिवर्तन आया, छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व हुआ। ऐसी स्थिति में बाह्य जो जातीय या बाह्य आक्रमण एक के बाद एक भारत में होते रहे। हिंदू यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, पार्थियंस आए, फिर हुण आए, और ये राजनीतिक रूप से हमेशा सामान्य अवधारणा रही है कि जब कभी भी किसी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहता है या फिर राजनीतिक रूप से एकरूपता नहीं होती, विशाल साम्राज्य नहीं होती, ऐसी स्थिति में जो बाह्य सीमा है वो कमजोर होती है, तो एक के बाद एक बाह्य आक्रमण होते आए हैं। इसी रूप में भी थे पूर्व मध्यकाल के पीरियड में भी अपन देखते हैं, और उसके बाद नादिर शाह और तैमूर लंग और अब्दाली के आक्रमण इसी अवधारणा पर आधारित है कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, उत्तरी भारत में विशाल साम्राज्य नहीं रहे, तो बाह्य आक्रमण हुए। तो एक कड़ी यही थी, और उसमें से जो ये बाह्य जाति प्रथम आई यूनानी के बाद, उसमें एक शक भी थे। शक जो मूलत है वो मध्य एशिया की जो सीर नदी है उसके पास जैक्सटिन नामक स्थान के मूल निवासी थे। लेकिन 165 ईसा पूर्व में जब चीन से यूसु जाति को उन्होंने वहाँ से निर्वाचित किया, तो ये यूसु जाति थी, इन्होंने शकों को वहाँ से जहाँ मध्य एशिया से निर्वाचित किया, इसलिए शक लंबे समय तक घुमक्कड़ जाति के रूप में पलायन करते रहे, जिनकी एक शाखा पूर्व में ईरान, इराक, कांधार और पार्थियन होते हुए बलूचिस्तान और सिंधु प्रदेश तक पहुंचती है, और दूसरी सीधी काबुल और पेशावर होते हुए पंजाब तक आती है। तो कुल मिलाकर ये जो पलायन था, उस पलायन के कारण और भारतीय राजनीतिक अवस्था अस्थिरता के कारण उत्तरी भारत में शक राज्य स्थापित हुआ, जिसका प्रथम शासक था मावेज, और उन्होंने तक्षशिला को अपना केंद्र बिंदु बनाकर उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में शक साम्राज्य स्थापित किया। शकों का जो राज्य है ये भी विकेंद्रीकरण पर प्रवृत्ति पे आधारित थे। इन्होंने शासन को बहुत अलग अलग प्रांतों में विभक्त कर दिया था। वहाँ पर क्षत्रपों के माध्यम से शासन को ये संचालित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, शक शासक कमजोर हुए, ये जो प्रांतीय क्षत्रप थे, इन्होंने स्वतंत्र होकर नए तरीके से अपने राज्य शक शासन या नए राज्यों की स्थापना की। तो पहली सदी तक भारत में आते आते 4 शाखाएं विद्यमान थी शकों की, जिसमें उत्तरी भारत के जो क्षत्रप थे, जो भूमक वंश जिसको कहते हैं, नैपान, चैपान, ये सारे के सारे थे। सौराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात को इन्होंने केंद्र बिंदु माने का। पश्चिम भारत के सहरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण शकों की शाखा थी, जिसको सहरात वंश भी कहा जाता है। सस्टन वंश के नाम से जाना गया क्योंकि इसका संस्थापक सस्टन था। सौराष्ट्र, मालवा, फिर मथुरा के शक क्षत्रप और उज्जैनी के शक क्षत्रप। तो ये सारा का सारा शक आरंभिक शक साम्राज्य था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी पश्चिमी भारत के जो शक क्षत्रप थे, जिसमें सस्टन वंश, जो सस्टन ने एक सौराष्ट्र, उज्जैनी, इन सबको मिलाकर एक साम्राज्य स्थापित किया यहाँ पर, और उज्जैनी को इसने अपनी राजधानी बनाया। सस्टन के बाद जयदामन शासक बना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जयदामन अपने पिता के काल में ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन इस शासन व्यवस्था संपूर्ण अपन शकों की बात करते हैं, भारत में शक शाखाएं थी, उसमें सबसे महान और प्रतापी शासक के रूप में अगर किसी को भारतीय इतिहास में जगह मिली है तो वह है रुद्रदामन। रुद्रदामन लगभग 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक ये शासक रहा है, और इसने महासत्रप की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये स्वतंत्र था, जैसा जयदामन ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और लगभग अपने साम्राज्य को पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, उज्जैनी, जूनागढ़
कच्छ, सिंधु, कोंकण यानी मध्य भारत के और मध्य पश्चिमी भारत के विशाल साम्राज्य को इसने अपने जीवन काल में स्थापित किया। और ऐसा माना जाता है कि जैसा कि जूनागढ़ अभिलेख जो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, उसमें कहा गया है कि उसने गौतमी सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया और अपना निकट संबंधी होने के कारण उसको छोड़ दिया। ये बात गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद जो विशिष्ट पुत्र पुलामावी है उसके लिए कही गई थी, या फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी के अपने अंतिम काल में भी इसको माना जा सकता है। तो एक महान सेनानायक और प्रशासक होने के साथ साथ रुद्रदामन की जो महत्वता थी या रुद्रदामन की प्रसिद्धि थी, उसके द्वारा प्रजावत्सल और कल्याणकारी कार्य करने के कारण रहा। उसने अपने प्रजा के सहयोग के लिए जो सुदर्शन जेल जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र के प्रांतपति पुष्यमित्र के माध्यम से हुआ, और अशोक के जो प्रांतपति था उसके माध्यम से वहाँ पे नहरें निकाले गए। जब ये इसके काल तक आते आते ये जो बांध था या नहर थी ये टूट जाती है, तो इसने अपने निजी कोष से की सहायता से उस नहर को पुनरुद्धार कराया, मरम्मत कराया और लोगों को सिंचाई और पानी पीने के लिए जल उपलब्ध कराया। तो ये जो उसका स्वरूप था, ये कहीं न कहीं बाह्य शासक होते हुए भी प्रजा के प्रति कल्याणकारी स्वरूप को बताता है। तो ये प्राचीन भारतीय राज्यों के जो कल्याणकारी स्वरूप की अवधारणा मौर्य काल से चली आई थी, उसको ही इसने अमरत रहा किया। दूसरा, धार्मिक रूप से ये उदार प्रवृत्ति का था। तो कुल मिलाकर रुद्रदामन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक रहा है, और ये अपने विजेता और प्रशासक के साथ साथ प्रजावत्सल कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहा है। धन्यवाद।